हेलो स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने उससे पहले वाले में हमने कबीर की साखियाँ पढ़ी थी। उसके बाद मैंने मोटर के छींटे शुरू किया था। मोटर के छींटे प्रेमचंद जी द्वारा लिखित थोड़ी हास्य की कहानी है और इसमें संवेदना का भी वर्णन किया गया है। तो हमारी कुछ कहानी ये पूरी ये हो गई थी यहाँ तक कि क्या नाम की प्रातःकाल स्नान पूजा से निपट, तिलक लगा, पीताम्बर पहन, खड़ाऊ पाँव में डाल। तो ये किसका वर्णन है? ये पंडित जी का वर्णन है। ये मैंने आपको उसमें बताया था। और किस तरीके से वो जलपान करते हैं, किस तरीके से वो अपना लोग जजमानों के घर जाते हैं, और उसका जो उन्होंने वर्णन किया था वो यही था। अब इसमें मैंने आपको बताया था कि रोकर किसी ने खिलाया तो क्या खिलाया। वो मनवार मान के उसमें थे कि अगर वो जजमान के घर जाते हैं तो जलपान भरपूर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत खिलाया और उठ गया, या किसी ने मुंह बनाया तो भी उनका मूड ख़राब हो जाता था। और कौन सी मिठाई जजमान के द्वारा खिलाया जाने की बात पंडित जी करते हैं तो वो है बालूशाही। अब हम इससे आगे बढ़ेंगे। रात खूब वर्षा हुई थी। सड़क पर जगह जगह पानी जमा था। मैं अपने विचारों में मग्न चला जा रहा था। मैं मतलब पंडित जी। और एक मोटर छप छप करते हुए निकल गई। मुंह पर छींटे पड़े। जो देखता हूँ तो धोती पर मानो किसी ने कीचड़ घोल कर डाल दिया। कपड़े भ्रष्ट हुए, देह भ्रष्ट हुई, आर्थिक क्षति भी हुई। अब पंडित जी को गुस्सा आ रहा है कि ये मोटर चलाने वाले बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हैं, अपने बेफिक्रे में चलाते हैं मोटर, बिल्कुल भागे जाते हैं, ध्यान नहीं रखते कि कोई आ रहा जा रहा है, कीचड़ उड़ रहा है, या सामने वाला कोई चल रहा है तो उसके कपड़े ख़राब हो सकते हैं। पंडित जी इस बात पर, मोटर वाले जो रहते हैं वो इस बात पर बिल्कुल नहीं ध्यान देते हैं, और पंडित जी इस बात से चिढ़ रहे थे। अब उनको गुस्सा आ रहा है कि अगर वो मिल जाता ना कहीं मोटर वाला तो उसको पकड़ के उसकी धुनाई कर देते। जब तुम लोग रास्ते में गाड़ी चलाते हो ना, या जब भी कुछ ऐसे रहते हो और कभी कुछ ऐसा हो जाए तो देखो कितना गुस्सा आता है कि साला है, अगर हाथ में आ गया ना अभी तो पकड़ के इसके दो लगाएंगे खींच के। पंडित जी को भी ऐसा ही गुस्सा आ रहा था उस मोटर वाले पे कि अभी अगर हाथ में आया ना तो उसकी मरम्मत करते। अब इस हालत में जजमान के घर जा नहीं सकते, ऐसे कीचड़ लगे कपड़े लेकर क्या जाएंगे, और वापस पलट कर जा नहीं सकते क्योंकि घर भी दूर था, और फिर घर में भी तो प्रॉब्लम होती थी ना। अब जब इस तरीके की कोई बात आ जाए, उनके ऊपर कीचड़ उड़ गया तो लोग बाग देख रहे थे और तालियां बजा बजा के हंस रहे थे, क्योंकि हमारे यहाँ की कायदा है, लोग तमाशा देखने में मास्टरी लोगों की। कोई गिर गया ना तो उसको एकदम से कोई उठाएगा नहीं, पहले लोग हंसते हैं, ओह गिर गया गिर गया, इस तरीके से बातें करके वो लोग हंसते हैं उसको। या किसी के ऊपर इस तरीके की कोई बात हो गई तो लोग बाग उसको हेल्प करने बाद में जाएंगे, पहले तो तमाशा बन जाएगा उसका और हंसेंगे पहले ऐसे करके। अभी भी बहुत बार किससे ऐसे ही हो जाता है कि कोई गिरा पड़ा है तो लोग बाग ऐसा नहीं कि उसकी हेल्प कर दें या उसको उठा दें। आजकल मोबाइल लेके, पहले के लोग हंसते थे, आजकल मोबाइल लेके रिकॉर्डिंग करने में व्यस्त हो जाते हैं। थोड़ा सा चेंज हो गया है, बस ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है कुछ भी। अगर कोई गिर गया या कुछ किसी के साथ इस तरीके का कोई हादसा हो जाए या कोई फ़नी थिंग हो जाए तो उस समय लोग उसकी हेल्प करने के बजाय हंसते हैं, या आजकल के ज़माने में रिकॉर्डिंग करने में लग जाते हैं मोबाइल लेकर। तो ये उसमें भी वही था। अब जिस पे लोग हंस रहे हैं उसे तो गुस्सा आना ही है। पंडित जी को भी गुस्सा आ रहा था कि एक तो मोटर वाले ने कीचड़ में भर दिया, और दूसरा लोग बाग और देख देख के हंस रहे हैं। मतलब पंडित जी को ये लग रहा था कि ऐसी दुर्गति मेरी कभी नहीं हुई। और अब क्या करोगे? घर जाओगे तो पंडिताइन भी क्या कहेगी? अब वापस पलट के ऐसी हालत में घर जाओ तो लोग बाग घर वाले भी तो थोड़े से हंसेंगे ही, या डांट ही पड़ेगी कि देख के नहीं चल सकता क्या, या ढंग से नहीं चल सकती क्या, या आराम से बच के चलना चाहिए कीचड़ से। गाड़ी घोड़े आएंगे तो वो तो इस तरीके से उड़ाएंगे इसी कीचड़। तो घर में भी डांट पड़ने की संभावना थी, इसलिए पंडित जी को लग रहा था कि अब मैं क्या करूं। अब इसमें देखिए, देह भ्रष्ट हुई, आर्थिक क्षति हुई, मन महसूस कर रह गया। ये सब बातें इसमें थोड़ी सी ध्यान रखना MCQ के लिए। अब पंडित जी ने क्या करा, ना तो जजमान के घर जा सकते और ना अपने घर जा सकते। तो उन्होंने क्या निश्चय किया कि 10-12 पत्थर के टुकड़े बटोरे और दूसरी मोटर की राह देखने लगा। ब्रह्म तेज सर पर चढ़ बैठा। अंडरलाइन कर, इसको ध्यान देना है, अंडरलाइन कर लीजिए। कौन सा तेज सर पर चढ़ बैठा? ब्रह्म तेज सर पर चढ़ बैठा। अभी 10 मिनट भी नहीं गुजरे कि एक मोटर आती हुई दिखाई दी। ये तो शायद वही मोटर थी जो अपने स्वामी को स्टेशन से लेकर लौट रही थी। मतलब पहले जो गया था वो पहले मोटर उसी रास्ते से गई थी और वापस से उसी रास्ते से आ रही थी। पंडित जी को तो मज़ा आ गया कि चलो अच्छा है वही मोटर आ गई। अब ये
मज़ा चखाने वाली बात थी कि अगर उसने मुझे ऐसा किया तो मैं भी उसके साथ ऐसा करूँ। ये तो ठीक है कि वही मोटर आ गई, लेकिन अगर मान लो वही नहीं आती थी कार और दूसरी कार या दूसरी मोटर आती थी तो पंडित जी उसको करते थे, मतलब करे कोई भरे कोई, ऐसी वाली बात हो जाती थी कि मोटर वाले तो सब एक जैसे होते हैं, अगर इसने किया है तो इसको मारो, भले किया किसी ने भी हो, लेकिन वो मोटर में बैठा है ना तो मतलब उसको मारना है बस। तो वो पंडित जी जो थे वो दूसरी मोटर की राह देखने लगे, लेकिन ठीक है कि वही वाली मोटर आ गई तो उनको तो और ज़्यादा मज़ा आ गया। मोटर की चाल धीमी हुई, उन्होंने दूसरा फेर लिया, खिड़की के शीशे चूर चूर हो गए और एक टुकड़ा साहब बहादुर के गाल में भी लगा। जैसे ही मोटर आती दिखाई दी उन्होंने पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। पत्थर मार सबसे पुराना वो है, पहले से भी पत्थर मारने की परंपरा चली आ रही है, अभी भी पत्थर मारने की परंपरा चालू ही है। और एक टुकड़ा साहब बहादुर के गाल में भी लग गया। मोटर रुकी, साहब उतर कर आए, घूंसा तान कर बोले, सुअर हम तुमको पुलिस में दे देगा। ये जिस समय की कहानी लिखी हुई है उस समय अंग्रेज़ों का ज़माना था, अंग्रेज़ लोग हमारे देश पर राज कर रहे थे और वो इंडियन से इसी तरह से बात करते थे। तो पंडित जी को उस पर और भी ज़्यादा गुस्सा हो गया। जैसे ही वो आए उनको लगा कि एक भारतीय उन पर इस तरीके की हरकत कैसे कर सकता है, तो वो तुरंत उसके पास में आए। मोटर रुकी, साहब उतर कर आए, घुसा तान कर बोले, सुअर हम तुमको पुलिस में दे देगा। इतना सुनना था कि मैंने पोथी पत्र ज़मीन पर फेंका और साहब की कमर पकड़कर अड़ंगी लगाई। मतलब आप ये सोचिए कि भारतीय थे, अंग्रेज़ों का ज़माना था, अंग्रेज़ों का राज था, अंग्रेज़ भारतीयों पे जुल्म भी बहुत करते थे, लेकिन उसके बावजूद भी पंडित जी उस अंग्रेज़ से डरे नहीं। उन्होंने उसकी गाड़ी पे पत्थर तो फेंके ही, उन्होंने उसको गाड़ी को नुकसान पहुंचाया, साहब को नुकसान पहुंचाया, और फिर साहब जब उसके पास में आकर उससे गालियों से बात की तो उन्होंने उसकी और दुर्गत बना दी, उसको बिल्कुल पटकनी दे दी कमर पे अड़ल के और ताबड़ सवारी गाठी और गर्दन पर 1.25 रख दे ताबड़तोड़ जमाए कि साहब चौंधे आ गए। मतलब डरे नहीं कि अंग्रेज़ है तो मुझे अभी जेल में डाल देगा, पुलिस से पकड़वा देगा या कुछ कर देगा, या अभी ये पूरी की पूरी आ गई तो क्या हाल होगा। पर आप बाकायदा उन्होंने बिना डरे उनकी गलती के लिए उनको सज़ा देने का किया और पूरी पहलवानी जो थी वो अपनी उनके ऊपर झाड़ दी। और उनकी फिर इतने में उनकी पत्नी जी भी उतर आई। जब किसी को ऐसी मार पड़े तो आ ही जाती है, अरे अरे क्या हो रहा है, रुको रुको करके। अब पंडित जी का जो उनकी जो वाइफ थी, उनकी जो पत्नी थी, उसका अब अंग्रेज़ थी तो उसका हुलिया भी वैसा ही होगा। ऊंची एड़ी का जूता था, रेशमी साड़ी, पाउडर, रंग, मुँह पर स्याही। मुझे छाते से गोदने लगी। मैंने साहब को छोड़ दिया और डंडा समझ, देवी जी आप मर्दों के बीच में ना पड़े, कहीं चोट चपेट आ जाए तो मुझे दुख होगा। ये मर्दों की लड़ाई है, मर्दों को लड़ने दीजिए, आप बीच में ना पड़िए। वैसे भी हम औरतों पे हाथ नहीं उठाते, पंडित जी का ऐसा बोलना था। और इस तरीके से हो गया। अब इसमें आपको देखना है कि जो साहब की पत्नी उतरी थी उसका हुलिया कैसा था, तो उस हुलिये को आपको ध्यान रखना है। और साहब बहादुर ने पंडित जी को कौन सी गाली दी थी, ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है, ताकि आपके एमसीक्यू के क्वेश्चंस भी साथ साथ में तैयार होते रहें। साहब ने अवसर पाया तो संभल कर उठे और बूटदार पैरों से मुझे एक ठोकर जमाई। उन्होंने साहब ने क्या पहन रखे थे, कौन से पैरों से ठोकर जमाई, तो उन्होंने बूट पहन रखे थे। बूट जब पैरों में पहनते तो उसकी चोट बड़ी गहरी लगती है, घुटने में बड़ी चोट लगी। पंडित जी ने फिर बौखला कर डंडा उठा लिया और साहब के पाँव में जमा दिया। वह कटे पेड़ की तरह गिरे। मेम साहब फिर छाती तान कर दौड़ी। मैंने धीरे से उनकी छतरी खींचकर फेंक दी, क्योंकि लेडीज़ पर हाथ उठाना वैसे भी अच्छा नहीं माना जाता है, उस समय भी नहीं माना जाता था, अभी भी नहीं माना जाता है। तो उन्होंने धीरे से उसकी छतरी ली और फेंक दी। अब इस पर भी ध्यान दीजिए कि क्या था उनके हाथ में, पत्नी जी के हाथ में क्या था, डंडा था, लाठी थी, रुमाल था या छतरी थी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है ताकि आपका एमसीक्यू का क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। ड्राइवर अभी तक बैठा था, अब वो भी उतरा और छड़ी लेकर मुझ पर पील पड़ा। मैंने एक डंडा उसके भी जमाया और लौट गया। 50 आदमी तमाशा देखने जमा हो गए। साहब भूमि पर पड़े पड़े बोले, रास्कल हम तुमको पुलिस में दे देगा। अब इसमें भी कि देखिए कि जब भी ऐसी कोई घटना होती है तो लोग तमाशा देखने किस तरीके से खड़े हो जाते हैं। बोलेगा भले ही कुछ नहीं, लेकिन भीड़ तुरंत जमा हो जाती है। ये भी जो कांड हुआ, पंडित जी ने साहब को मारा, पंडित जी ने जो भी कुछ किया, तो उसको देखने के लिए तमाशा इकट्ठा हो गए थे। बहुत सारे लोग वहाँ पे जमा हो गए, 50 आदमी वहाँ तमाशा देखने शुरू हो गए। अब आप इसमें सारे ये देख लीजिए। मेम साहब छतरी तान कर दौड़ी, मैंने उनकी छतरी छीन कर फेंक दी। मतलब पंडित जी ने क्या छीन कर फेंक दिया पत्नी जी के हाथ से? छतरी। ड्राइवर अभी तक बैठा था,
अब वो भी उतरा और क्या लेकर पंडित जी पर पिल पड़ा? छड़ी लेकर। पंडित जी के हाथ में क्या था? डंडा। और कितने आदमी वहाँ तमाशा देखने के लिए खड़े हो गए? तो 50 आदमी वहाँ तमाशा देखने के लिए जमा हो गए। साहब भूमि पर पड़े पड़े बोले, रास्कल, हम तुमको पुलिस में दे देगा। अब यहाँ साहब ने कौन सी गाली यूज़ करी वो आपको ध्यान में रखना है। और साहब पंडित जी को कहाँ देने की बात कर रहे थे? तो पुलिस में। पंडित जी ने फिर से डंडा संभाल लिया और खोपड़ी पर जमाओ कि साहब ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं नहीं बाबा, हम पुलिस में जाएगा, पुलिस में नहीं जाएगा, माफ़ी दे दो। अब जैसे ही वो डंडा लेकर आए तो साहब डर गए और उन्होंने उसको मना कर दिया कि अब मैं इसको लेकर पुलिस में तुमको नहीं दूंगा, तो मुझे माफ़ कर दो। क्योंकि जब इस तरीके से किसी पे गुस्सा चढ़ता है या आक्रोश होता है तो सामने वाला एकदम थोड़ा डर ही जाता है। और जो साहेब बहादुर थे वो भी इतनी मार खाने के बाद में डर गए थे कि अब अगर ज़्यादा कुछ किया तो ये पंडित जी और पिल पड़ेंगे। और फिर भीड़ भी जमा हो गई थी। तो अपने यहाँ का तो कायदा है कि जहाँ भीड़ जमा हुई नहीं कि बहती गंगा में सब हाथ धो लेते हैं। एक को मार पड़ी, एक ने एक को मारा, दूसरे ने भी बिना कारण जाने बिना कुछ जाने 2-4 जमा दिए। ये अपने यहाँ का कायदा है। कोई पूछने की कोशिश नहीं करता है कि क्या हुआ या गलती किसकी थी या किसको क्या करना है। बस देखा कि ये व्यक्ति इसको मार रहा है तो सामने वाला भी आके उसको मारने लग जाता है, बिना सोचे समझे, बिना पूछे विचारे। ठीक है, तो अपने यहाँ का तो कायदा। तो साहब बहादुर डर गए कि 50 आदमी खड़े थे, अगर मान लो अभी इसने शुरू किया और अगर भीड़ उनके ऊपर पिल पड़ी तो क्या होगा। इसलिए उन्होंने तुरंत बोल दिया कि नहीं नहीं बाबा, हम पुलिस में नहीं जाएगा, माफ़ी दे दो। हाँ, मैंने कहा हाँ, पुलिस का नाम नहीं लेना, नहीं तो यहीं खोपड़ी रंग दूंगा। बहुत होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, 6 महीने की सज़ा। लेकिन जब अब ये भी ध्यान रखना कि जब आदमी का ऊपर ये चढ़ता है ना तो उसका डर वगैरह भी ख़त्म हो जाता है। उस समय तो ये बस ये रहता है कि कर डालो, जो होगा देखा जाएगा। पंडित जी के मन में भी यही था कि कर डालो, जो होगा देखा जाएगा। इसने मुझे मेरे कपड़े ख़राब किए, इसने मेरी दुर्गति बनाई ना, आज मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। और इसलिए पंडित जी ने भी उनकी दुर्गति बनाना शुरू कर दी। हाँ, पुलिस का नाम न लेना, नहीं तो खोपड़ी रंग दूंगा। बाहर ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, 6 महीने की सज़ा हो जाएगी, मगर तुम्हारी आदत छुड़ा दूंगा। मोटर चलाते हो ना, छींटे उड़ाते हो, मारे घमंड के अंधे हो जाते हो, सामने या बगल में कौन जा रहा है इसका ध्यान भी नहीं रखते। जनरली गाड़ी चलाने वालों के साथ में यही रहता है। अभी तो भी फिर भी लोग बाग देख के चलाते ही, ऐसा नहीं है, लेकिन पहले तो बिल्कुल ऐसे ही चलते थे, अंधाधुंध। और अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे ही हैं जो अपने आप को शहंशाह समझते हैं और गाड़ियों पे ऐसे चलते हैं कि मतलब बस अपना सड़क भी अपनी, कार भी अपनी, जो भी चीज़ें आसपास के आजू बाजू के वो भी सब अपने। वो एक एडवर्टाइजमेंट आ रहा था अभी, देखना, बहुत बढ़िया एडवर्टाइजमेंट था वो। कार सड़क पर चलना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है क्योंकि हमारे पास कार है। उसमें भी वो इसी तरीके से छींटे उड़ाता हुआ जाता है और बाइक वाले को गीला कर देता है और जो पैदल चल रहे थे उनको भी। बड़ा अच्छा एड था वो, देखना उसको, वो भी इसी तरीके का है। तो आप ये सोच के चलिए कि जो भी इस समय कार में बैठता है उसकी हालत यही रहती है। तो पंडित जी को इसी बात पे गुस्सा आ रहा था कि मारे घमंड में फूले जाते हो, मतलब सड़क पे, रोड पे इस तरीके से बिंदास चलना हमारा अधिकार है क्योंकि हमारे पास कार है। तो अगर कार है तो क्या तुम कुछ भी करोगे, तुम किसी भी तरीके से चलोगे। तो ये वाली बात पंडित जी को उसमें थी कि घमंड के मारे अंधे हो रहे ना, मैं आज तुम्हारा सारा घमंड निकाल के दूंगा। अगल बगल में कौन चल रहा है ना, इसका ध्यान रखते हुए गाड़ी चलानी चाहिए। अपने आप को शहंशाह समझकर गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। अब जब ये पंडित जी बोल रहे थे तो जो दर्शक थे वो भी उसमें आ गए, बहती गंगा में सभी हाथ धो लो। एक दर्शक ने आलोचना की, अरे महाराज, मोटे वाले जानबूझकर ही छींटे उड़ाते हैं और जब आदमी लथपथ हो जाता है तो उसका तमाशा देखते हैं। मतलब ये सब लोग जो है वो जानबूझ के करते हैं और बाद में उनके मज़े लेते हैं। अच्छा किया आपने एक को ठीक कर दिया, मतलब यही है। हम तो कुछ कर नहीं सके लेकिन तुमने कर दिया ना, बहुत अच्छा किया। और मारना चाहिए इनको, तो अच्छी गुत बनानी चाहिए इनकी। मैंने साहब को ललकार कर कहा, सुनता है कुछ, जनता क्या कहती है, देखा ये क्या बोल रही है जनता। एक बार का क्या ना, अभी तो भी ठीक है उसमें बैठे, लेकिन जनता अगर पिल पड़ी तो फिर तुम्हारा क्या होगा। अब साहब को भी उस आदमी की बात से गुस्सा आ गया। उन्होंने उस आदमी को लाल लाल आंखों से देखकर कहा, तुम झूठ बोलता है, बिल्कुल झूठ बोलता है। अब इसमें देखिए कि कितने महीने की सज़ा हो जाएगी। पंडित जी ने कितने महीने की सज़ा का जिक्र किया था? 6 महीने की सज़ा का। और किसके मारे अंधे हो जाते हो? घमंड के मारे। तो ये सब चीज़ें आपको देखना है MCQ के लिए। और आलोचना किसने की? दर्शक ने, जो वहाँ तमाशा देख रहे थे। मोटर वाले जानबूझकर छींटे उड़ाते हैं और जब आदमी लथपथ हो जाता है तो उसका तमाशा देखते हैं और खूब हंसते हैं। आपने अच्छा किया जो एक को ठीक कर दिया। ये और साहब ने उस आदमी को कैसी आंखों से देखा? तो लाल लाल आंखों से देखकर कहा कि तुम झूठ बोलते हैं। पंडित जी ने उसको फिर डांट दिया कि अभी तुम्हारी हेकड़ी कम नहीं हुई,
आओ फिर और दूँ एक मोटा कस के। अब साहब ने किसी आकर कहा कि मैं सच बोलता हूँ, सच बोलता हूँ। दूसरा दर्शक बोला, अभी जो चाहे कह दे, लेकिन जो ही गाड़ी पर बैठे तो फिर वही हरकत शुरू कर देंगे। सब गाड़ी पर बैठते ही सब अपने को नवाब का नाती समझने लग जाते हैं। वही वाली बात है जो वही है कि कार आते ही अपने आप को शहंशाह समझने लग जाते हैं, बिल्कुल नवाब साहब समझ के बिहेव करते हैं कि सब कुछ अपना है, सड़क भी अपनी, देश भी अपना, शहर भी अपना, सब कुछ अपना, जैसी मर्जी आए चलाओ, जैसी मर्जी आए भागो, किसी चीज़ का कोई ध्यान मत रखो, फुर्ती से भागते जाओ। तो इसलिए वो दर्शक को भी गुस्सा आ गया कि अच्छा इसके पास कार है ना, अपने आप को नवाब का नाती समझ रहा है, इसलिए इसको सज़ा तो मिलनी ही चाहिए। अब फिर उन लोगों ने सज़ा देने की बात करी। तो अब इसमें जो सज़ा है वो आप बुक लीजिए गुंजन, और उसमें से देखिए और सारी सज़ाएँ देखकर मुझे कल नेक्स्ट उसमें मैसेज करके या कैसे भी करके बताइए कि कौन कौन सी सज़ा देने की बात उसमें कही गई थी। तो आप ये अपने मन से भी कर सकते हैं, एक सज्जन ने क्या बोला, दूसरे ने क्या बोला, तीसरे ने क्या बोला, तो इस तरीके से करके आप अपने उसमें सज़ा कौन कौन सी थी वो बताइए, और उसको MCQ के लिए भी याद रखिए। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना बहुत है। बाकी की जो एक पेज और बचा है उसको मैं कल करूँगी।